हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। सो अगला टॉपिक जो आप देख रहे हो हमारे सामने है दैट इज़ द ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर है जो हमें आज पढ़ना है। ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, और इससे आपको क्वेश्चन मिलता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक हार्ड कोर टॉपिक है। तो जनरली क्या होता है कि जब आप इस तरह के टॉपिक को टैकल करते हो, इनको आंसर करते हो, क्योंकि चॉइस आपके पास रहेगी, ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो ट्रांसफार्मर इज़ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो दे अप्रिशिएट यू। इसका कुल मिला के मतलब है कि आपके पास अच्छे चांस होते हैं नंबर स्कोर करने के अगर आप ट्रांसफार्मर टॉपिक को कंप्लीट करते हो एग्ज़ाम में। तो देखा सबने है ट्रांसफार्मर। हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं भाई ट्रांसफार्मर लगता है जल गया, फूक गया जब लाइट चली गई है, या सुनने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ गई है, या ट्रांसफार्मर गाँवों में चेंज कराने की बात होती है। तो ट्रांसफार्मर होता है क्या है? तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ट्रांसफार्मर इज़ एन AC मशीन। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ डील करती है, तो AC मशीन होती है। एंड इट ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसकी परिभाषा है कि ट्रांसफार्मर एक AC मशीन होती है जो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसफ़र करने के पीछे सिद्धांत कौन सा काम करता है? एंड यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत का इस्तेमाल होता है? यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स से EMF जनरेट करने की बात होती है, उस प्रिंसिपल का सिद्धांत करता है और ट्रांसफ़र करता है। एंड ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट द चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। मतलब जब ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होती। तो एक सर्किट में अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो दूसरे सर्किट में जितनी फ्रिक्वेंसी इंड्यूस होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, उसमें भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बड़े बड़े ग्रिडों में जनरेट करते हैं, जो बहुत जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है। तो वहाँ से उस पावर को हमको शहरों में, राज्यों में, फिर शहरों में, फिर शहर के अंदर गाँवों में, फिर गाँव के से जुड़े हुए कस्बों में बहुत ही रूटेड लेवल तक हमें ये ट्रांसफ़र करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ जनरेटेड एट अ प्लेस वेयर इट इज़ ईजियर टू गेट वाटर, ऑयल, कोल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और द थर्मल पावर स्टेशन। हाँ, सही से बात है। हम थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनाते हैं? हम डैम, जहाँ पानी का फ्लो हमारे पास होता है, हाइड्रो एनर्जी होती है, डैम के पास ही हम अपने पावर स्टेशन बनाते हैं जहाँ टरबाइन के थ्रू पावर जनरेट होती है। सो अब आपने ऐसी जगहों पे जहाँ आपको कोयला मिल रहा था, जहाँ आपको तेल मिल रहा था, जहाँ आपको पानी मिल रहा था, आपने वहाँ पावर स्टेशन बना दिए। Then the energy is to be transmitted at a larger distance for the use in the village, town and the cities। हाँ, जाहिर सी बात है, फिर हमको उसको भेजना तो हमें गाँवों, शहरों, कस्बों तक है। So the transmission of electrical energy at high voltage is economical, but some means are required for stepping up the voltage at generation station। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इस तरह से बनाते हैं, उनको ट्रांसमिशन करना होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पावर को स्टेप अप करना पड़ता है। और स्टेपिंग अप एंड द स्टेपिंग डाउन द सेम एट द प्लेस वेयर इट इज़ टू बी यूज। तो जब हमें भेजना होता है पावर को तो हम उसे स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप करने का मतलब एक तरह से इसकी मैग्नीट्यूड को हम एक तरह से इन्हेंस कर दे रहे हैं, और फिर जब हमें जहाँ बांटना होता है तो वहाँ उसके मैग्नीट्यूड को हम फिर से छोटा कर देते हैं। तो हम जब ट्रांसमिशन करने वाले होते हैं तो हम उसको स्टेप अप कर देते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले होते हैं तो उसको स्टेप डाउन कर देते हैं। तो अब होता क्या है कि ये सब करेंगे कैसे? तो द इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफार्मर। तो इस काम के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। When the transformer raise the voltage, जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज इज़ हायर देन द इनपुट वोल्टेज, इट इज़ कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप प्रोसेस में जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो हम स्टेपिंग अप कर रहे हैं वोल्टेज को, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप कहते हैं। और जब जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट से लोअर होता है, इट इज़ कॉल्ड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है द आइडियल ट्रांसफार्मर। सवाल यहाँ पे होता है व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल तो कुछ होता नहीं, बिल्कुल सही बात है, आइडियल कुछ होता नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं, हम कोई मैथमेटिकल सिचुएशन को टैकल कर रहे होते हैं, तो हम उसके आइडियल सिचुएशन को लेकर के अपनी स्टडी करते हैं।
आइडियल सिचुएशन को लेकर स्टडी करने का पर्पज़ ये होता है कि उसमें बहुत सारे डिसिपेटिंग इफेक्ट और इधर उधर के जो अनवांटेड इफेक्ट होते, मतलब ऐसे इफेक्ट जो कि होते तो प्रैक्टिकली हैं बट मैथमेटिकली रिग्रेस हो जाते हैं, वो हम वहाँ से अवॉइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास एक बिल्कुल ग्राउंड फ्रेम बन जाता है, हमारे पास थ्योरी का एक बेसिक ढांचा बन जाता है। फिर उस ढांचे में हम चीज़ों को प्रैक्टिकल के हिसाब से ऐड करते हैं और थ्योरी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर देते हैं। शुरू में हम सब कुछ लेके चलेंगे तो हम वो बेसिक ढांचा डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आइडियल ट्रांसफॉर्म या आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल सोर्सेस या आइडियल इंजन, ये सब आइडियल हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम एक ऐसा ढांचा डेवलप कर सके, ऐसा एक बेसिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डेवलप कर सके जिसकी स्टडी को हम आगे और इन्हांस कर सकें। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि द आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज ट्रांसफॉर्मर विथ आइडियल properties which has no real existence but it is needed for a better understanding and easier explanation of the practical transformer। तो आइडियल प्रॉपर्टीज जिसमें कि आइडियल एग्जिस्टेंस पे तो नहीं होता है लेकिन ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग समझ जाएं, डेवलप कर लें और फिर उसके बेसिस पर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन कर सकें। जब देखेंगे इस डायग्राम में और साथ में कुछ लिखा है, आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक स्क्वायर शेप का ये कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये जो स्क्वायर शेप का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्क्वायर शेप का पूरा है स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं कोर। तो आप ये जो येलो कलर का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारा कोर होता है, इसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, लोहे का कोर होता है और इस लोहे के कोर के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरह से तार लपेटे गए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर वाइंडिंग लपेट दी है। इसमें करंट फ्लो कर रही है I1, यहाँ EMF डेवलप हो रहा है E1 और वोल्टेज अप्लाई किया है V1। वोल्टेज आपने अप्लाई किया और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इफेक्टिव EMF इंड्यूस होता है वो E1 है। उसके बाद एक दूसरी कॉइल है, दूसरी तरफ उसको सेकेंडरी कहते हैं, ये भी इस तरह से इसी कोर पे लपेटी गई है। यहाँ EMF डेवलप हो रहा है E2, यहाँ करंट फ्लो कर रही है I2 करंट हम देखो इनवर्ड मान रहे हैं। यहाँ हमने आउटपुट इम्पीडेंस लगा रखा है ZL, मतलब हमने यहाँ पर रजिस्टर भी लगा सकते हैं, कैपेसिटर के साथ लगा सकते हैं, इंडक्टर के साथ लगा सकते हो। यहाँ वोल्टेज डेवलप हो रहा है V2, तो इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट वोल्टेज V2, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट EMF इंड्यूस E1, आउटपुट इंड्यूस EMF E2, ये सब है। उसके बाद क्या होगा, जो ये लूप जो आपने ये बनाए हैं प्राइमरी कॉइल्स में, जब करंट फ्लो करेगी तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। जैसे यहाँ पे सोचो, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से डेवलप हो रहा होगा, इस भी चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स तो पूरे स्पेस में इस तरह से एक्सपैंड करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ये तो होगा ही। लेकिन आप एक खास बात देखो, यहाँ हमने आपको आइडियली क्या दिखाया है, हमने यहाँ पर आइडियली दिखाया ये है कि यहाँ जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से इस कोर में ही होकर के गुजर रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारा स्थिति ऐसी है कि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक लाइन है, वो इसी कोर से होकर के जा रही है, इसी कोर से ही होकर जा रही है। कहीं कोई बाहर की तरफ अगर इस तरह से चली जाएंगी, इस तरह से जाएंगी, तो हम कहेंगे देखो ये लीक कर गई, ये तो किसी काम की नहीं आई, ये वेस्ट हो गई, किसी काम की नहीं आई। तो हमने आइडियली माना कि सारा का सारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसी कोर के अंदर है, कोई लीकेज नहीं है। अब आप सुनोगे तो कहोगे सर ऐसा कहाँ होगा, लीकेज तो होगा, हम भी मानते हैं लीकेज होगा, लेकिन अगेन वी आर डीलिंग द आइडियल कंडीशन। और आइडियल में तो यही बात ही कह रहे हैं कि भाई किसी तरह का इस तरह का स्थिति नहीं है, हम कोई लॉस और लीकेज के लिए अलग से मैथमेटिकल टर्म नहीं डेवलप करने वाले हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमने क्या क्या कंडीशन मानी, हमने माना कि देयर इज़ नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, मतलब ये जो रेजिस्टेंस हमने लपेटे हैं तार, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दे आर एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर। ठीक है, होगा तो है ही कुछ ना कुछ, बट ओके। नो मैग्नेटिक लीकेज, वही जो बात कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो आयरन लॉस, इसमें कोई हिस्टेरेसिस लॉस नहीं हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक करंट नहीं डेवलप हो रही है। तो इस तरह की कुछ आदर्श स्थितियों को हम यहाँ पर मानते हैं और इन आदर्श स्थितियों में हम अपने ट्रांसफार्मर की आइडियल बिहेवियर की स्टडी करेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो डायग्राम में, आपने बताया था जैसा कि इधर प्राइमरी कॉइल है, इधर आयरन का कोर है, इधर सेकेंडरी कॉइल है और मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह है। इन सच ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF आर रिलेटेड टू ईच अदर। जाहिर सी बात है, देखो जब क्या होगा, जब प्राइमरी में करंट फ्लो करेगी, जैसे अगर हम सोचें यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिर से बनाएं तो होने वाला क्या है, कॉम्प्लिकेशन का स्तर देखिए। आपने प्राइमरी में करंट फ्लो कराई,
प्राइमरी में करंट फ्लो कराओगे तो प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से डेवलप होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरते गुजरते सेकेंडरी से जाएगा, सेकेंडरी है यहाँ से जाएगा। सेकेंडरी में जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्शन की प्रिंसिपल कहता है कि सेकेंडरी के अंदर एक करंट फ्लो करेगी जो कि इस करंट का विरोध करेगी, तो उस करंट की वजह से इसके अंदर फिर इसका अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से गुजरेगा, तो प्राइमरी में ऑलरेडी करंट फ्लो कर रही थी, उससे एक और फ्लक्स गुजरा तो एक और इंड्यूस करंट होगी। इस तरह से एक ये दोनों कॉइल, फिर इसके फ्लक्स सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी को, ये इंटर रिलेशन चलता रहेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि इन सच ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। तो कितने टर्न प्राइमरी में बनाए गए हैं, कितने टर्न सेकेंडरी में बनाए गए हैं, इस आधार पर हम इस बात का फैसला लेने वाले हैं कि कितना एक दूसरे से रिलेट है, कितना प्राइमरी का इफेक्ट सेकेंडरी से लिंक है, सेकेंडरी का इफेक्ट प्राइमरी से लिंक है। चलें मैथमेटिकली देखें। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हम कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं। मैथमेटिकली एक रिलेशन है, अगेन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर हमने सेकेंडरी का वोल्टेज और प्राइमरी के वोल्टेज का रेशियो ले लिया तो सेकेंडरी में इंड्यूस एमएफ और प्राइमरी में इंड्यूस एमएफ के रेशियो बराबर होगा, या सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न अपॉन प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न के रेशियो के बराबर होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ V2/V1, E2/E1, N2/N1 है और ये K के बराबर है। ये रेशियो, ये कांस्टेंट, इसको वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ये जो VTR होता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये किस पे डिसाइड कर रहा है, कितना फेरों की संख्या है, उस हिसाब से कितना इंड्यूस EMF हुआ, कितना आपने अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अब जब हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, स्टेप अप होने का मतलब है, मतलब अगर हम कह रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी यात्रा है, प्राइमरी सेकेंडरी तक जा रहे हो, अगर वोल्टेज अप हो रहा है तो हम कहेंगे स्टेप अप हो रहा है। इसका मतलब V2 की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू V1। तो वही आपने लिखा, अगर V2 ज़्यादा है V1 से तो हम उसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इस रेशियो के साथ देखो, अगर V2 V1 का रेशियो में V2 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, यानी K की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को समझाने का तरीका एक ये हो सकता है बच्चों कि हम कहें कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज़्यादा है, या कह दें VTR वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो ज़्यादा है। उसी का उल्टा लॉजिक सोच लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होने वाला है, डाउन हो जाता है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ जब आप जाओगे तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो जाहिर सी बात है V2/V1 जो होगा, चूँकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, तो इसलिए K की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो आप चाहे VTR के टर्म में स्टेप अप स्टेप डाउन समझाओ, चाहे आप वोल्टेज के टर्म में आप इसको समझा सकते हैं। इन द आइडियल ट्रांसफार्मर द लॉसेस आर नेग्लिजिबल। चूँकि आइडियल हम ले लिया है तो लॉस डिसिपेशन को नहीं मान रहे हैं। सो द वोल्टेज एम्पियर इनपुट एंड आउटपुट कंसीडर इक्वल होगा। तो इसका मतलब है अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो जितनी पावर इनपुट में थी, मतलब वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन था इनपुट का, वही प्रोडक्ट होगा आउटपुट का भी। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को लिखो कि V2/I2 बराबर है V1/I1, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन पा सकते हैं। हम I1 को इधर डिवाइड करें, V2 को इधर डिवाइड करें, तो I2/I1 बराबर हो जाएगा V1/V2, या E1/E2, या N1/N2, इस तरह से। तो आप ये देख रहे हो कि V2/V1 का जो ट्रेंड है वही E2/E1 का भी ट्रेंड होता है, वही N2/N1 का भी ट्रेंड रहता है। लेकिन ट्रेंड को कौन ब्रेक कर रहा है, करंट। ये हो जाएगी I1/I2। तो हमेशा याद रखना V का ट्रेंड मतलब अगर V2/V1 है तो E2/E1 भी होगा, N2/N1 भी होगा, लेकिन करंट का ट्रेंड जो होता है वो उल्टा होता है। तो अगर कहीं लिखा है, किसी समय आपने लिखा है N1/N2, तो अगर करंट की इक्वेशन लिखोगे तो आप करंट लिखोगे I2/I1, ये हमेशा याद रखना। जबकि वोल्टेज लिखोगे V1/V2, जैसा कि N1/N2 का टर्म है, EMF लिखोगे E1/E2, और ऐसे ही आपको और क्या बचा, और N1/N2, इस तरह से आपको लिखना होगा। So this means the primary and secondary currents are inversely proportional to their respective turns। ये हमने यहाँ पर एक चीज़ सीखी है। अब अगर ये इस तरह से हम लोग ले रहे हैं तो जरा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता रहता है, इसको अच्छी तरह से तैयार करिएगा प्यारों। लिखा है कि EMF
आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ईएमएफ इक्वेशन फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर। अगेन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ईएमएफ इक्वेशन को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ईएमएफ इक्वेशन जिसको कि हम ई और ई2 कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारी करंट कैसी है, हमारी करंट इस तरह से है, अल्टरनेटिंग करंट हम, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक अल्टरनेटिंग मशीन है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए बनाई गई मशीन है, जिसमें करंट एक बार मैक्सिमाइज होती है, एक बार मिनिमाइज होती है, प्लस माइनस डायरेक्शन में। तो आपको मालूम है जैसे एक कॉइल है, तो कॉइल में जब करंट फ्लो करेगी फ्लक्स डेवलप होगा, करंट फ्लो की, इसके चारों तरफ एक फ्लक्स डेवलप हुआ, और फ्लक्स मान लो इस तरह से, इस तरह से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फिर करंट जब उल्टा घूमेगी तो ये जो फ्लक्स होगा इसकी डायरेक्शन में पलट जाएगी, और ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। तो जब भी करंट प्लस माइनस हो रही है तो फ्लक्स भी एक बार इस तरह से क्लॉकवाइज, एक बार इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस लॉजिक कि करंट की पीरियोडिसिटी को, करंट के बदलने के नेचर को हमारा फ्लक्स भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, in the sinusoidal voltage as the sinusoidal voltage is applied to the primary winding of transformer, a sinusoidal flux set up in the iron core। तो अगर करंट बढ़ती है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, करंट कम होती है तो फ्लक्स भी कम होगा, करंट नेगेटिव होगी तो फ्लक्स भी एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जो आयरन कोर से, जो कि हम सारा का सारा फ्लक्स कहाँ से मान रहे हैं, हम कह रहे हैं सारे के सारा फ्लक्स जो है वो आयरन कोर से ही जा रहा है। तो प्राइमरी में आपने करंट फ्लो कराया, उसकी वजह से जो फ्लक्स डेवलप हुआ, ये जो फ्लक्स है ये कहाँ से होकर जा रहा है, सेकेंडरी से। तो अब चूंकि करंट हमारी अल्टरनेट है तो फ्लक्स भी अल्टरनेट होगा। तो जरा देखो यहाँ पर डायग्राम बना है यहाँ पर कि दैट द लिंक बोथ आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स इज शोन इन फिगर 1 ये, फिगर 2 ये है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है कि जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स में करंट ऐसे बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, फिर आपका फ्लक्स जीरो हुआ और नेगेटिव हुआ, फिर जीरो हो गया। तो ये फ्लक्स का मैक्सिमम था और ये फ्लक्स का नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो आपने कहा कि इस साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगा, टी समय लगा, ठीक है, टी समय लगा। तो आधी साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगेगा, t/2। अब अगर टी को हम 1/f कह रहे हैं तो 1/2f, तो आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहोगे कि इस जगह पर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, 1/2f सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 साइकिल इज इक्वल टू 1/f नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है अगर f नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड में होना है तो उसका जो क्या कहते हैं, f नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड में होना तो उसकी फ्रीक्वेंसी f होगी। तो हम एक साइकिल में कितना समय लगेगा, तो 1/f सेकेंड लगेंगे। तो अगर एक साइकिल में 1/f सेकेंड लग रहे हैं तो आधी साइकिल में कितना लगेगा, 1/2f सेकेंड, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लॉजिक यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फ्लक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा देखो इस डायग्राम को देखो जरा ध्यान से, इस डायग्राम को देखो। अब आप डायग्राम को जरा देखो, यहाँ से फ्लक्स बढ़ा, यहाँ मैक्सिमाइज हो गया, ये फ्लक्स का मैक्सिमा है। तो अगर टोटल इधर होने में कितना समय लग रहा है, 1/f सेकेंड, आधा होने में कितना सेकंड लग रहा है, 1/2f सेकंड। तो आधे का आधा होने में कितना होगा, 1/2f इंटू 2 इंटू 2f मतलब 4f सेकंड। तो इतना कितना समय लगा, ये 1/4f सेकंड, समझ रहे हो ना। आधा है 1/f, उसका आधा 1/2f, उसका आधा 1/4f। तो वही लिखा है द फ्लक्स इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। फ्लक्स 0 से लेकर के मैक्सिमम तक जब होता है तो इसमें कितना फ्लक्स लगता है, इसमें जो वैल्यू होती है 1/4f सेकेंड हो जाती है। सो द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, d∅/dt होता है। तो आपके पास चेंज कितना हुआ, 0 से 5 मैक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, आउट मतलब चेंज कितना होगा, अधिकतम हुआ है शुरू आखिरी में 5x माइनस 0, और टाइम कितना लिया 1/4f माइनस 0। तो वही आपने लिखा है यहाँ पर देखा है, आपने लिखा है कि कितना समय लगा है यहाँ पर। एवरेज रेट ऑफ चेंज d∅/dt क्या हो जाएगा, 5max अपॉन 1/4f, तो ये 4f 5max हो गया। दिस ऑल्सो इंड्यूस एवरेज EMF। तो एवरेज
तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये d∅dt होता है, यही फैराडे के लॉ से जो EMF डेवलप होता है वो होगा। तो इंड्यूस EMF पर टर्न, चूँकि टर्न की बात नहीं कर रहे तो इसलिए हम पर टर्न यानी पर यूनिट टर्न की बात करें, तो 4F5 मैक्स ये उसका EMF हो गया। तो ठीक है, ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। अब वहाँ तक की तो बात हो गई। अब देखिए, एक थ्योरी हमने इससे पहले अल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ी थी कि एक फॉर्म फैक्टर होता है, FKF फॉर्म फैक्टर होता है। तो आप यहाँ पे देखो, बाय द थ्योरी ऑफ द साइनोसॉइडल वेरिएशन, जो RMS और एवरेज वैल्यू होती है, RMS और एवरेज वैल्यू है आपस में कैसे कनेक्ट होती है, एक फॉर्म फैक्टर से। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू जो होती है 1/KF के बराबर होती है। आप कह दो RMS वैल्यू जो होती है वो KF टाइम मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखोगे RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF क्या होगा, KF की वैल्यू हमने वहाँ पे निकाली थी 1/11। इसके लिए आपको AC वाला लेक्चर देखने पड़ेंगे, इससे इसी यूनिट में है जो जिसमें हमने फॉर्म फैक्टर वगैरह कैलकुलेट किया था। तो KF की वैल्यू साइनोसॉइडल के केस में 1.11 होती है। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4π मैक्स, चूँकि मैक्स के लिए कह रहे थे इसलिए मैक्सिमम वैल्यू होगी 1.114F। सो अब यहाँ पर क्या होगा, अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल हैज़ मैनी टर्न्स। मान लीजिए N1 टर्न प्राइमरी में है, N2 टर्न जो है सेकेंडरी में है। तो RMS वैल्यू EMF इंड्यूस इन प्राइमरी बराबर क्या होगा, EMF इंड्यूस पर टर्न नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। इस लॉजिक को समझें। आपने कहा कि इससे पहले यहाँ जो भी कुछ कैलकुलेट किया है वो पर टर्न था। ऊपर देखो हमने कैलकुलेट किया था पर टर्न कितना है। तो अब पर टर्न यानी एक टर्न में कितना इंड्यूस है। तो अगर आप कह रहे हो जैसे ये वैसा है, जैसे एक केले का दाम 20 रुपया है, एक केले का दाम 5 रुपये है, तो 10 केले का दाम कितना होगा, 5 × 10 50। वैसे ही RMS वैल्यू अगर निकालनी है तो एक फेरे में जितना जो EMF था उसको नंबर ऑफ फेरों से मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है। तो प्राइमरी में जो इंड्यूस EMF हुआ है E1 उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इस वैल्यू से, तो ये हो जाएगा 4.44। अच्छा 4.44 कैसे आया, यहाँ से आया है। ये जो 4 है इसको हमने 1.11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.44 यहाँ पर आ गया है, 4.44 आ गया। 4.44 F5 मैक्स N1 वोल्टेज आ गया है। तो RMS वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी, इसी तरह से अगर सेकेंडरी निकालोगे तो E2 बराबर हो जाएगा 4.44 F मैक्स N2, इतना वोल्ट आ जाएगा। सो इस तरह से हम एक चीज़ निकाल रहे हैं कि इन जनरल द जनरेट EMF चाहे प्राइमरी में हो तो प्राइमरी में कितना है 1.44 है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी है, फिर मैक्सिमम फ्लक्स है और फेरों की संख्या है। अगर प्राइमरी है तो यहाँ 1 कर दो, फेरों की संख्या अगर सेकेंडरी की बात करो तो 2 कर दोगे। तो इन जनरल जो EMF होगा उसका ये फार्मूला होगा। दिस इज़ कॉल्ड द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको हम EMF इक्वेशन कहते हैं ट्रांसफार्मर की। दिस इक्वेशन इज़ यूज टू फाइंड द EMF इन एनी वाइंडिंग, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी होती है, ऑफ द ट्रांसफार्मर लिंक विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा कई बार आपने सवाल सुना होगा, जैसे हम कहते हैं खैर आगे हम लोग बात करेंगे 11 के मल्टीपल में क्यों होता है 440, 200, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, इस तरह से क्यों होता है। तो जनरली उसका फार्मूला आप यहीं से कुछ देख पा रहे होगे। यहाँ 1.11 वो जो फॉर्म फैक्टर वगैरह का इशू आता है तो मैथमेटिकल है इसका कारण, जो कि लोग पूछते हैं कि क्यों हम 440, 220 इस तरह के ही हम नंबर लेते हैं, 11,000, 22,000, 44,000 वोल्ट लेते हैं। अब यहाँ पर एक नोट वाली बात है। सो द EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर सजेस्टेड दैट EMF ऑफ द ट्रांसफार्मर एट अ गिवन फ्लक्स इंक्रीज विद द फ्रिक्वेंसी। At a larger frequency range, a given core is able to transfer more power। क्या फार्मूला था, ये था 4.44 F मैक्सिमम फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न। तो EMF इक्वेशन ये दिखा रहा है कि EMF जो होता है वो अगर आपके पास फॉर अ गिवन फ्लक्स, एक फ्लक्स की वैल्यू फिक्स कर दी गई है विद फ्रिक्वेंसी, एक गिवन फ्लक्स में अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो EMF की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी करंट ली तो EMF भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो वही लिखा इंक्रीज विद द फ्रिक्वेंसी एट द लार्जर फ्रिक्वेंसी रेंज अ गिवन कोर इज एबल टू ट्रांसफर मोर पावर। चूँकि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा EMF होगा, ज़्यादा पावर का ट्रांसफ़र होगा। एंड फीवर टर्न्स आर रिक्वायर्ड। तो अब क्या होगा अगर हम फेरों की संख्या कम भी कर दें, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फेरों की संख्या कुछ कम भी कर देंगे तब भी हम EMF को ठीक ठाक
कर ले जाएंगे। तो हम कुछ टर्न के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम कम भी कर दें तो भी हम सेम टू गेट सेम इम्पीडेंस हम यहाँ पर पा सकते हैं। सो द ट्रांसफार्मर कैन बी मेड फिजिकली मोर कॉम्पैक्ट। तो अगर आपको लार्ज फ्रिक्वेंसी की, अगर आपकी करंट जो है वो लार्ज फ्रिक्वेंसी की है, तो आपके पास एक बेनिफिट होगा कि आप छोटे कम फेरों वाले ट्रांसफार्मर बना सकते हो। तो ये एक तरह से एक एडवांटेज है, या इसको हम ऐसे कह लें, अगर हमें छोटे ट्रांसफार्मर बनाने हैं, क्यों बनाने छोटे ट्रांसफार्मर, जैसे मिलिट्री के लिए होता है। मिलिट्री में आपको पावर सिस्टम को लेकर चलना पड़ता है, आप अपने एरोप्लेन कैरियर में लेके जा रहे हो, पानी के जहाज पे लेके जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप बहुत हाई पावर के ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लेके जाना संभव नहीं होता, खासतौर पर लड़ाई के युद्ध के समय में। तो हम क्या करते हैं कि हम हायर फ्रिक्वेंसी पे अपना सारा काम करते हैं। तो हायर फ्रिक्वेंसी पे काम करने की वजह से एट हायर फ्रिक्वेंसी कोर लॉस और कंडक्शन स्किन इफेक्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं ट्रांसफार्मर। इसीलिए एयरक्राफ्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट जो होते हैं वो हमेशा 400 हर्ट्ज पावर सप्लाई पे काम करते हैं, ताकि जो वाइंडिंग का वेट है और जो ट्रांसफार्मर का साइज है वो अच्छा खासा रिड्यूस हो जाए। और इसको रिड्यूस करने से हम मतलब उस समय हमारे पास एक बेनिफिट रहता है कि हम छोटे इक्विपमेंट को लेकर के एयरक्राफ्ट कैरियर से मिलिट्री इक्विपमेंट में लेकर के जा सकते हैं। So this is all about the discussion about the ideal transformer. Okay, so in the next topic, in the very next topic, we will discuss the magnetic circuit, जो कि ट्रांसफार्मर सिस्टम के लिए एक बहुत ही के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।